अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में आप जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में या अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टोरी की तरफ बढ़ें, दो रिक्वेस्ट आपसे करनी थी। पहली रिक्वेस्ट कि आप मेरी सेहत के लिए दुआ करें। आजकल मेरे अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे। और दूसरी चीज़, अगर आपने अब तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है मिस सूफिया ने भेजी है और मौजूदा दौर में ये यूके में रहा करती हैं। ये जो इंसिडेंट थे, जो भी वाकयात थे, ये सारे के सारे इनके दादा और दादी के साथ पेश आए थे। इनके दादा फॉरेस्ट ऑफिसर थे और इस्लामाबाद में रहा करते थे। अक्सर गवर्नमेंट इनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ शहरों में या ऐसी जगहों पे किया करती थी जहां पे जंगलात होते थे या वो जंगलात के करीब हुआ करते थे। इसी तरह 1972 या 73 में इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर वैली है वहां पे की गई और इस वैली का नाम नीलम वैली है। इस वैली को आमतौर पे गोस्ट वैली के नाम से भी जाना जाता है। खैर, अब से तकरीबन 50 साल पहले जब इनकी पोस्टिंग वहां पे की गई, तो अब भी अगर आप नीलम वैली में जाएं तो रात के टाइम में बेतहाशा सन्नाटा होता है, बहुत अंधेरा होता है और वहाँ सराउंडेड जो लोग रहा करते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि जितने भी काम हैं अंधेरा होने से पहले मुकम्मल कर लें। अब जब 50 साल पहले इनकी पोस्टिंग वहाँ पे की गई थी तो उस वक्त एक सरकारी बंगला वहाँ पे मौजूद था जो कि ग्राउंड +1 था और वहीं पे ही इनको रिहाइश फराम की गई थी। जहां पे इनकी रिहाइश मौजूद थी उसके सराउंडेड तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर तक ना कोई आबादी मौजूद थी, ना लाइट्स थी और ना ही रौनक हुआ करती थी। ये बताती हैं कि जब पहले दिन इनके दादा दादी उस घर के अंदर गए तो वहां पे अपना सामान वगैरह रखा और सामान रखते रखते शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई तो शाम होते ही इनको अपने सराउंडेड एरिया से चारों तरफ से मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हुई और ये जो आवाज़ें थीं ये कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं और ना दादा की और ना ही दादी की समझ में आ रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं क्या ये इंसान की आवाज़ें हैं या किसी और मखलूक की आवाज़ें हैं। खैर, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला गया वैसे वैसे आवाज़ें बढ़ती चली गईं और रात को तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये इनके घर के बिल्कुल बाहर से आ रही हैं। इनके दादा मजबूत आसाब के मालिक थे और आमतौर पे अपने साथ एक गन रखा करते थे। रात को सोने से पहले इन्होंने इंश्योर किया कि चारों तरफ के दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद हैं और आगे पीछे का जायजा लेने के बाद ये आके लेट गए। दादा जैसे ही लेटे वैसे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन दादी जो थी वो मुसलसल जाग रही थी और ये जो आवाजें थी वो इनको खौफ में मुब्तला कर रही थी। इसी तरह जागते जागते रात के तकरीबन 1 या 1:30 बज गए। मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी दादी को नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरानिये में एकदम से दरवाजे पे नॉकिंग शुरू हुई। अब जैसे ही किसी ने दरवाजा बजाना शुरू किया तो दादी ने सोचा पहले खड़े होके मैं झांक के देख लेती हूँ कि आखिर कौन है जो बाहर मौजूद है। और जब इन्होंने अपनी छत की तरफ से बाहर की तरफ झांका तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन मुसलसल नॉकिंग की आवाजें बढ़ती चली जा रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक मेरी दादी ने वेट किया कि शायद ये जो आवाजें हैं वो बंद हो जाएं,
लेकिन जब वो आवाज़ें बंद नहीं हुई तो इन्होंने अल्टीमेटली अपने शौहर को उठाने का सोचा। दादी बताती हैं कि जैसे ही मैं तुम्हारे दादा को उठाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी, वैसे ही एकदम पीछे से मुझे मेरी मदर की आवाज़ आने लगी, जैसे कि वो गेट के बाहर मौजूद हैं और मेरा नाम लेके मुझे बुला रही हैं। पहले तो मैं समझी शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वाकई में मेरी मदर की आवाज़ आ रही थी और वो मुसलसल मेरा नाम ले रही थी और कह रही थी कि बेटा आ जाओ, गेट खोल दो। दादी की जो मदर थी वो उस वक्त इस्लामाबाद में रहा करती थी और किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था कि इतनी रात में वो यहाँ पे आ सकें। खैर, अपनी मदर की आवाज़ सुनने के बाद इनको अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन कोई ना कोई छलावा या शेप शिफ्टर है जो इनकी मदर की आवाज़ निकाल रहा है। खैर, ये अंदर जाके दादा को उठाती हैं और जब इन्होंने दादा को उठाया, दादा उठ के बैठे तो इन्होंने दादा को सारी बातें बताईं। ये सारी बातें सुनने के बाद दादा मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे ये तुम्हारा वहम होगा या तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा। बेड के ऊपर लेटो, आयतल कुर्सी पढ़ो, नींद आ जाएगी। ये कहने के बाद दादा सो गए, जबकि दादी बताती हैं कि मैं पूरी रात अकेली जागती रही थी। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो दादी ने दादा को नाश्ता दिया और नाश्ता करने के बाद मेरे जो दादा थे वो किसी काम से जंगल से बाहर की तरफ चले गए। अब जब दादा अपने काम से जा चुके थे तो दादी अकेली घर के अंदर मौजूद थी और इन्होंने घर को चारों तरफ से लॉक किया हुआ था। दोपहर के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था कि एकदम से दरवाजे पे नॉकिंग शुरू हुई। दादी ने अगेन बाहर की तरफ से झांका और जब वहां पे देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। अब जैसे ही दादी पलटी तो वैसे ही जो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा दरवाजा था, अब उस पर नॉकिंग होने लगी। मुसलसल कभी एक दरवाजा बजता, कभी दूसरा बजता और कभी दादी को लगता कि जैसे छत पे कोई मौजूद है और जो भी छत पे मौजूद है वो मुसलसल भाग रहा है या एक जगह से दूसरी जगह चलता हुआ जा रहा है। खैर, जैसे तैसे शाम हुई और शाम होने से पहले दादा वापस आ गए। अब जब दादा वापस आए तो मेरी दादी ने उनको दोबारा से बताया कि जब आप चले गए थे तो मुसलसल दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था। दादा ने वैसे ही कहा कि तुम्हारा वहम होगा, तुम सोचती बहुत ज़्यादा हो और तुम अकेली हो, इसलिए तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ये सब महसूस हो रहा है। खैर, ये बातें सुनने के बाद एज यूजुअली दादी चुप हो गई और उन्होंने दादा से ज़्यादा बहस नहीं की। इसी तरह 2-3 दिन मज़ीद गुजरे और एक दफ़ा ऐसा हुआ, हफ्ते का दिन था और रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। इत्तफाक से उस रात दादी जल्दी सो चुकी थी, जबकि जो मेरे दादा थे वो जाग रहे थे। दादा की आदत थी कि जब उनको नींद नहीं आती थी तो वो किताबें पढ़ते थे या अखबारात पढ़ते थे और इस तरह सोने की कोशिश किया करते थे। खैर, इसी तरह दादा काफ़ी देर तक जागते रहे और बिलाखिर रात के 11, साढ़े 11 बज गए। और जैसे ही रात के 11, साढ़े 11 बजे तो दादा को महसूस होने लगा कि जैसे छत के ऊपर कोई मौजूद है और मुसलसल भाग रहा है। अब पहले तो दादा ने वहम समझा और इसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ें आने लगी तो अल्टीमेटली दादा ने सोचा कि मैं ऊपर जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है जो छत पे मौजूद है। अभी ये सोचने के बाद दादा उठे ही थे कि एकदम से इनको ऐसा लगने लगा कि स्टेयर्स से ऊपर की तरफ से किसी ने चलना शुरू किया है और वो ऊपर से चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब जैसे जैसे जो भी वहाँ पे मौजूद था वो नीचे की तरफ आ रहा था, वैसे वैसे कदमों की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी और इसी दौरानिए में दादा ने अपनी जो गन थी वो निकाल ली थी। दादा वेट कर रहे थे कि हो सकता है कोई चोर चक्का हो और जैसे ही वो नीचे आएगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा या उसको पकड़ लूंगा। इसी दौरानिए में दादा ने देखा कि एक औरत स्टेयर्स पे से उतरती हुई
आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे की तरफ आ रही है। और ये जो औरत है इसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है। ये बहुत ही पतली दुबली औरत है और इसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके वो नीचे उतर रही है और जैसे जैसे वो नीचे उतर रही है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट मौजूद है और वो मुस्कुराते हुए दादा को देख रही है। अब जब दादा ने उस औरत को देखा तो वो सोचने लगे कि आखिर ये कौन औरत है और ये छत के ऊपर से भला कैसे आ रही है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि एकदम से वो जो औरत थी वो नीचे उतरी और नीचे उतरते ही उसने दादा को कहा कि ये जो घर है इस घर में हम रहा करते हैं, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। और ये कहने के बाद वो जो औरत थी वो फौरन से पलटी और दोबारा से सीढ़ियों से होती हुई छत की तरफ चली गई। दादा बताते हैं कि जो कुछ हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ था और जब वो सामने आई थी तो ऐसा लग रहा था मैं मफलूज हो चुका हूँ या मैं पजल हो चुका हूँ। खैर जैसे ही वो औरत छत की तरफ गई इनके सेंसेस बहाल हुए और इन्होंने सोचा कि मैं गन लेके इसके पीछे जाता हूँ और जाके देखता हूँ आखिर ये औरत कौन है। दादा बताते हैं कि मैंने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता इस चेयर्स पे चढ़ता हुआ छत की तरफ गया। मेरे पास गन मौजूद थी और मैं मुकम्मल तौर पे तैयार था कि अगर मेरे सामने कोई इस तरह का दुश्मन या चोर आएगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। खैर जैसे ही ये छत के ऊपर पहुंचे तो इन्होंने मुकम्मल तौर पे छत का जायज़ा लिया। वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी ना किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। अब दादा को भी समझ में आ गई थी कि दादी जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी, लेकिन दादा ने यह सोचा कि ये जो वाकया इनके साथ पेश आया है ये वाकया वो दादी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये वाकया इन्होंने दादी को बता दिया तो दादी के लिए यहाँ पे रुकना या रहना नामुमकिन हो जाएगा। दादा नीचे आए, उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद सो गए। इसी तरह 1 या 2 दिन मजीद गुजर गए और ठीक तीसरे दिन रात के खाने के बाद ये दोनों जाग रहे थे और इन लोगों ने सोचा थोड़ी सी चहलकदमी कर लेते हैं। तो चहलकदमी के इरादे से ये लोग छत की तरफ आए। दादी बताती हैं कि जैसे ही हम स्टेयर्स से होते हुए छत की तरफ मुड़े, ये छत पे आए, तो हमने देखा कि सामने बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं और उन चेयर्स के ऊपर 3 औरतें बैठी हुई हैं और 2 मर्द बैठे हुए हैं। अब जैसे ही हमने उनको देखा तो वो जो औरतें और मर्द थे वो एकदम से पलटे और पलट के उन लोगों ने भी हमें देखना शुरू कर दिया। दादी बताती हैं कि उस वक्त मेरी ये पोजीशन थी कि काटो तो लहू नहीं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो जो भी मखलूकात थी, जो भी जन्नात थे, मुसलसल हमें देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इस दौरानिए में दादा ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और दादी का हाथ पकड़ के नीचे की तरफ आ गए। पूरी रात दोनों खौफ में मुब्तला रहे और दोनों की समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब क्योंकि दादा की जॉब की रिक्वायरमेंट थी कि इनको वहीं पे रहना था और इतनी जल्दी इनका दोबारा से तबादला नहीं हो सकता था। काफ़ी सोच बचार के बाद दादा ने यही डिसाइड किया कि वो किसी आलिम दीन से या किसी आमिल से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। इस दौरानिए में इन दोनों ने अपने तौर पे रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी और ये लोग कोशिश करते कि पाक साफ रहें और नमाज की पाबंदी करें। खैर 1-2 दिन में मेरे दादा का एक आलिम से राब्ता हुआ और उन्होंने उस आलिम को ये सारे के सारे वाक़यात बताए। ये सारी की सारी बातें और वाक़यात सुनने के बाद उन्होंने अपना हिसाब लगाया और जब उन्होंने अपना हिसाब लगाया तो उनके हिसाब के मुताबिक उन्होंने बताया कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं इस जगह पे आपसे पहले से बल्कि सालों से जन्नात रहा करते हैं। आप उनको किसी भी तरह उस जगह से नहीं निकाल सकते। हाँ, हम इस चीज़ की कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी भी तरह उन जन्नात को, उस फैमिली को राज़ी करें कि वो भी वहाँ पे रहते रहें और आप भी वहाँ पे रहते रहें। इसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो जो आमिल थे उन्होंने कुछ वज़ाइफ दादा दादी को बताए
इसके साथ साथ उन्होंने दोनों को तावीज़ात दिए और उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद ना घर से बाहर निकलें, ना छत की तरफ जाएं। अब जैसे जैसे इन्होंने कहा था, दादा और दादी वैसे वैसे कर रहे थे। तकरीबन 1 हफ्ता खैरियत से गुजर गया और इनको लगने लगा कि सब नॉर्मल हो रहा है और अब वो जो मखलूक़ात हैं वो उनको ना तंग कर रही हैं ना नज़र आ रही हैं। लेकिन 1 हफ्ते के बाद से कुछ और अजीब बातें होना शुरू हुई। जैसे कि दादी बताती हैं, एक दफ़ा रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रही थी। वज़ू करने के बाद जैसे ही मैं मुड़ी तो एकदम से मेरी नज़र सामने कॉरिडोर की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ पे 4 बच्चे एक जैसे कपड़ों में, एक जैसे हुलिये में खड़े हुए हैं। चारों बच्चों की जो शक्लें हैं वो लंबी लंबी शक्लें हैं और बहुत ही पतले दुबले से बच्चे हैं। इस दौरानिए में कि जब मैं उनको देख ही रही थी, एकदम से उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया और मुस्कुराते मुस्कुराते मुझे कहने लगे कि आप लोग यहाँ से कब जाएंगे। ये सुनने के बाद दादी फौरन से भागती हुई दादा के रूम में आ गई और दादा को जल्दी से ये वाकया बताया। ये वाकया सुनने के बाद जब दादा दादी के साथ वापस उसी कमरे में आए तो वहाँ पे ना कोई बच्चा मौजूद था, ना किसी बच्चे का नामो निशान मौजूद था। इसी तरह दादी बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और मेरी आदत थी कि मैं पहले खाना बनाती थी, खाना बनाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती थी और नमाज से फ्री होने के बाद हम लोग खाना खाया करते थे। खैर, खाना बनाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई और हमारे जो दादा थे वो दूसरे रूम में मौजूद थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान जब मैंने नमाज मुकम्मल की और मैं दुआ के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि एकदम से मुझे किचन से आवाज़ आना शुरू हुई और ऐसा लगने लगा कि जैसे शायद किचन में कोई मौजूद है। अब मैंने सोचा कि दुआ बाद में मांगूंगी, पहले किचन में जाके देखती हूँ कि आखिर कौन है जो वहां पे मौजूद है। दादी बताती हैं कि जैसे ही मैं किचन के अंदर आई तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने खाना बनाया था उस पतीली का जो ढकना था वो ऊपर से हटा हुआ था और जितना भी खाना अंदर मौजूद था वो सारा का सारा गायब हो चुका था। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे वाकयात थे जो होना शुरू हो चुके थे। अक्सर ऐसा होता कि इनकी चीज़ें गायब हो जाती, ख़ास तौर पे इनके पैसे गायब हो जाते और वो 15 से 20 दिन बाद ऐसी जगह से मिलते कि जिस जगह के बारे में आप आम तौर पे तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। दादी बताती हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने ये पूरा साल गुजारा और 1 साल के दौरानिए में हमें मुतअद्दिद बार वो जन्नात की फैमिली, ख़ास तौर पे वो जो औरत थी, नज़र आया करती थी और जब भी वो हमें नज़र आती थी तो हर दफ़ा वो मुझे कहती थी कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये हमारा घर है। खैर, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी दुआओं के बाद 1 साल के बाद हमारे दादा का किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया और जब इनका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद से इनके साथ ये वाक़यात पेश नहीं आए। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी वैलीज़ हैं जो कि मशहूर हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे जन्नात रहा करते हैं। अगर हो सके तो इस ऑडियो को अपने सर्किल में शेयर करें, दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, शिफा दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।